ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो सिंपल इंट्रोडक्शन था। सेकंड वीडियो में सिंपल इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि कौन से एंजाइम्स हैं जो एप्लीकेशन में काम आते हैं। उन एंजाइम और प्रोटीन्स की हमने डिटेल में बात की थी। सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह से होता है। एक सामान्य प्रोसीजर की हमने बात की, एक सामान्य प्रक्रिया की हमने बात की थी जो एप्लीकेशन का घटनाक्रम सेल में होता है। आज के वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एप्लीकेशन को कंपेयर करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो एप्लीकेशन होता है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है। हम कैसे डिफरेंस कर पाएंगे कि ये जो हो रहा है ये प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन है और ये यूकैरियोटिक एप्लीकेशन है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है उसके बाद हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही हम अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे वीडियो के आखिर में कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एप्लीकेशन को लेकर, उनकी बात भी इस वीडियो में की जाएगी। सबसे पहले हम बात करें प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन की। अगर प्रोकैरियोटिक सिंपल प्रोसीजर प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उस प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में डीएनए मौजूद होता है। जो आप सब लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का अभाव होता है, वहाँ केंद्रक जैसी कोई संरचना मौजूद नहीं होती है। तो जो डीएनए होगा, जो क्रोमोसोम है, वो साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जब डीएनए डुप्लीकेशन करता है तो इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ हम सीधे से शब्दों में ये कहें कि डीएनए जब स्वयं के जैसे एक और प्रति बनाता है, स्वयं की जैसी नई प्रतियों का जब निर्माण करता है तो उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं या डीएनए डुप्लीकेशन उसको कहा जाता है। यहाँ पर दूसरी बात अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक की देखें कि तो डीएनए जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और केवल एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो रीज़न पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएनए यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीज़न होता है। यहाँ पर इनिशिएशन और इलोंगेशन में को दोनों ही घटनाओं को पॉलीमरेज थर्ड, 3 तरह के पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोट में होते हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रमुख रेप्लिकेशन एंजाइम कौन सा है। तो प्रमुख रेप्लिकेशन एंजाइम जो होता है वो है पॉलीमरेज थर्ड। कौन से एंजाइम है? पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रमुख रेप्लिकेशन एंजाइम है जो इलोंगेशन और इनिशिएशन दोनों क्रियाओं में भाग लेता है। न्यू जो डीएनए खंड है उसका सिंथेसिस 5 to 3 डायरेक्शन, डीएनए का सिंथेसिस हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन होता है क्योंकि डीएनए फॉग जब बनेगा तो 3 प्राइम पर OH समूह फ्री होगा और यहाँ पर आकर फॉस्फेट समूह जुड़ेगा और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो नया बनने वाला डीएनए जो होगा वो किस में होगा? 5 to 3 डायरेक्शन में उस डीएनए का सिंथेसिस होगा। बात अगर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की करें, पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो मेजर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का एक सिंपल प्रोसीजर था जो आपके कोर्स में था। यूकैरियोटिक में आप सब लोग जानते हैं सेल होती है, सेल में सुव्यवस्थित केंद्रक मौजूद होता है और केंद्रक में डीएनए यानी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम का हिस्सा ही डीएनए होता है। यहाँ पर डीएनए लीनियर है। इस तरह से डीएनए पूरी तरह से लीनियर डीएनए सेल में मौजूद होता है। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन 3 स्पष्ट प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में पाए जाते हैं। यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए में अनफाउंडिंग और स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सब लोगों को याद होना चाहिए, आप पिछला वीडियो देखिएगा कि हेलिकेज एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा? डीएनए को अनबाउंड करेगा और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन जो होगा वो डीएनए को स्टेबलाइज करेगा ताकि डीएनए वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड न बना सके, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ओपन हो सके और अवेलेबल हो सके। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो 2 बिल्कुल क्लियर स्ट्रैंड यहाँ पर बनते हैं। एक को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं लैगिंग
स्ट्रैंड, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं उनको हम ओकाजाकी सेगमेंट्स कहते हैं। दूसरा जो है डीएनए में यहाँ पर मल्टीपल रीजन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन मौजूद होते हैं। दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों में समानता क्या क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जब सेल में हो रहा है तो दोनों में समानता क्या क्या है। दोनों में समानता, पहली समानता है कि ये न्यूक्लियर डिवीज़न से पहले होगा, यानी न्यूक्लियर जब डिवीज़न के लिए जाता है तो तब ये पहले होने वाला प्रोसीजर है। यहाँ पर दोनों में डबल स्ट्रैंड डीएनए इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में, हमेशा रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल समूह फ्री अवस्था में होता है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज करता है। अनबाउंडिंग डीएनए जो होता है, खुला हुआ जो डीएनए होता है, उसको स्टेबिलिटी एसएसबी प्रोटीन द्वारा प्रदान की जाती है। आरएनए प्राइमर ज़रूरी है, आरएनए प्राइमेस एंजाइम यहाँ पर ज़रूरी है जो आरएनए प्राइमर का क्या करता है, निर्माण करता है। और दोनों ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डीएनए का सिंथेसिस बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशाओं में डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसको हम बाई डायरेक्शनल फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ, ध्यान से इनको पढ़िएगा ताकि आप जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ें तो आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि प्रोकैरियोट में कैसे होगा, यूकैरियोट में कैसे होगा। आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप कभी भी आपके अगर प्रोकैरियोट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए और यूकैरियोट को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए, आपके डाउट्स जो है इन पॉइंट से क्लियर होंगे। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है यहाँ पर जिनकी बात मैं यहाँ डिटेल में करूँगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जितने भी प्रोकैरियोट हैं वहाँ पर न्यूक्लियस का अभाव होता है, वहाँ पर डीएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। पहला और मेजर डिफरेंस ये होगा कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि यूकैरियोट में वेल न्यूक्लियस होता है, इसलिए रेप्लिकेशन की घटना कहाँ होगी, न्यूक्लियस या केंद्रक में होगी। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक द रेप्लिकेशन कैन टेकन प्लेस इन प्रोकैरियोटिक एट एनी टाइम। प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम जो है वो रेप्लिकेशन क्या हो सकता है, इनिशिएशन उसका रेप्लिकेशन का हो सकता है। प्रोकैरियोट में किसी भी टाइम प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन हो सकता है, जबकि यूकैरियोट में रेप्लिकेशन सेल डिवीज़न से पहले एस फेज में होता है। यूकैरियोट में कब होगा, एस फेज में। हम आपको याद हो मैंने आप लोगों को सेल डिवीज़न पढ़ाया था तो मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। आपको पुरानी वीडियोस देखते रहिए ताकि कंटिन्यूअस में जब आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब आप पढ़ें तो आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन के लिए कोई विशेष अवस्था की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष स्टेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूकैरियोट में एक फिक्स जगह पर ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और वो फेज़ है एस फेज। सेल साइकिल की एस फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, जब सेल डिवीज़न में जाती है उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज अवस्था में होता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को डायग्राम भी बताया था कि सेल साइकिल में 4 मेजर फेज होती है। G1 फेज, एस फेज जहाँ डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ डीएनए जो डुप्लीकेशन होगा, फिर जी फेज आएगी और ये जो फेज है माइटोटिक फेज या एम फेज, जो 4 उप अवस्थाओं में विभाजित थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ पर डीएनए वापस से डुप्लीकेशन, डीएनए सेल डिवीज़न होने से उसका जो डुप्लीकेशन है वो वापस पुनः नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ यूकैरियोट की हम बात करें तो यूकैरियोटिक के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट के लिए ऐसी कोई विशेष अवस्था की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। सेल जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्री अवस्था में पाया जाता है। प्रोकैरियोट के हम बात करें तो प्रोकैरियोट में केवल सिंगल ओरिजिन
ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है, एकमात्र ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट का डीएनए जो होगा वो साइज में यूकैरियोट की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, तो केवल सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ पर ये एक रेप्लिकेशन बबल का मतलब है अनबाउंडिंग ऑफ डीएनए। इस तरह से ये डीएनए अनबाउंडिंग होता है ना, तो ये वाला जो है ये बबल कहलाता है। तो ये डीएनए बबल यहाँ पर बनता है और यहीं पर दोनों स्ट्रैंड का दोनों डायरेक्शन में डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होता है। इस तरह से दोनों दिशाओं में डीएनए क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो ये भी बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रोकैरियोट की बात करें तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यूकैरियोट में मल्टीपल क्यों है? यूकैरियोट में मल्टीपल इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से मल्टीपल बबल्स क्या बनते हैं, ये बबल्स हैं। बबल्स का मतलब डीएनए अनबाउंड हुआ है, लेकिन एंजाइम की सहायता से डीएनए क्या हुआ है, अनबाउंड है। तो यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्षेत्र बनते हैं, मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल यहाँ पर बनेंगे। प्रोकैरियोट में चूँकि यहाँ पर केवल सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो टर्मिनेशन साइट भी क्या होती है, सिंगल होती है। लेकिन यूकैरियोट में जो रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, तो यहाँ पर जो टर्मिनेशन साइट्स होती है वो मल्टीपल होती है और इसको हम लोग टीलोमरेज कहते हैं। क्रोमोसोम एंड जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, टीलोमरेज कहा जाता है। प्रोकैरियोट में जो प्रमुख एंजाइम है वो है डीएनए पॉल थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखिएगा, डीएनए पॉल थर्ड इनिशिएशन और इलोंगेशन दोनों में काम आता है। यहाँ पर जो गैप फिल किए जाएंगे वो पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा किए जाएंगे। गैप फिलिंग का काम यहाँ पर पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, लेकिन सीलिंग का काम वही लाइगेज एंजाइम करेगा यहाँ पर भी। पॉल थर्ड एंजाइम जो होगा, पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है वो मेजर रेप्लिकेशन एंजाइम होता है यूकैरियोट्स में, और ये दोनों स्ट्रैंड लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर बनाएगा। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कई प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले एंजाइम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मुख्य रूप से पॉलीमरेज एंजाइम अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन जो होगा वो मेजर पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं यहाँ पर। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन की हम बात करें तो पॉलीमरेज गामा यहाँ प्रमुख रेप्लिकेशन एंजाइम होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज थर्ड प्रमुख एंजाइम है। अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट में अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन प्रमुख रेप्लिकेशन एंजाइम होते हैं जो इलोंगेशन और इनिशिएशन में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है प्रोकैरियोट में अगर आप देखेंगे ना तो प्रोकैरियोट का जो रेप्लिकेशन है वो क्या होगा, काफ़ी फास्टर होता है, काफ़ी तेज गति से ये रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जो रेप्लिकेशन है वो धीमी गति से होता है। आपने देखा भी होगा कि अगर हम ई कोलाई सेल की बात करें तो ई कोलाई जो है वो कुछ ही मिनटों में सेल डिवीज़न कर सकती है। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसीजर है वो क्या है, काफ़ी फास्टर होती है देन प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होगा बहुत फास्ट होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में यहाँ रखनी है, जो मेजर दूसरा डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, कि यहाँ पर जो ओका की फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनकी लेंथ भी बहुत अधिक होगी। और ये फास्टर कैसे हैं, फास्टर इसलिए इनको बोलते हैं रेप्लिकेशन को कि 2000 बीट्स पर सेकेंड में यहाँ सेल में जो है वो एडिशन हो सकते हैं, जबकि यूकैरियोट में 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड एडिट होते हैं। तो देखिए ना कितना फास्ट, कितना गैप है यहाँ पर, 800 न्यूक्लियोटाइड का गैप पड़ा है दोनों के बीच में। इस कारण प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है, यूकैरियोट में रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होगा, धीमी गति से होता है। दूसरा बात है यहाँ 2 टाइप ऑफ ओकाजाकी ऑर्गेनिज्म एग्जिट इन लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी दोनों में डिफरेंस होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनकी लेंथ ज़्यादा होगी,
प्रोकैरियोट के ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ 1000 से 2000 तक 1000 to 2000 बेस पेयर जो है या न्यूक्लियोटाइड लॉन्गर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनकी लेंथ बहुत छोटी होती है। कितने केवल जो बनते हैं वो बहुत छोटे यूकैरियोट में बनते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा 2000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होती है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें रेप्लिकेशन की यूकैरियोट की हम बात करें तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, आपको पिछले वीडियो में देखिएगा कितने छोटे छोटे कण बनते हैं और इनकी लेंथ होती है वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड तक होती है। तो इनकी लेंथ कम होती है और इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बनने वाले ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होती है, जबकि यूकैरियोट्स में बनने वाले ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड होती है। बहुत कम छोटे छोटे खंड्स बनते हैं। यहाँ पर जो सेगमेंट्स बनेंगे ओकाजाकी सेगमेंट्स वो काफ़ी बड़े बनते हैं प्रोकैरियोट में। तो ये तो थे मेजर डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम दोहरान कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोट में कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। प्रोकैरियोट में वहाँ पर जो होगा अगर हम बात करें तो पॉल थर्ड एंजाइम प्रमुख एंजाइम है। वहाँ पर एंजाइम जो है बीटा, अल्फ़ा और एप्सिलॉन है। इसके अलावा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या है, प्रोकैरियोट की अगर हम बात करेंगे तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ काफ़ी अधिक होती है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होती है, जबकि यूकैरियोट्स के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी, 100 से 200 सेगमेंट्स की जो है वो क्या बनते हैं, यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अब रेप्लिकेशन को लेकर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उनकी बात हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQ हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इलोंगेट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या वे बनेंगे, एक साइड लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा तो दूसरी साइड क्या बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो वो कौन सा है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम ही दो स्ट्रैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है और DNA फॉक का यहाँ पर निर्माण करता है। DNA रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव या सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सेमी कंजर्वेटिव या सेमी डिसकंटिन्यूअस है। सेमी क्योंकि एक पेरेंटल यहाँ पर रहेगा और एक स्ट्रैंड क्या बनेगा, न्यूली बनेगा, और सेमी डिसकंटिन्यूअस क्योंकि यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, एक पेरेंटल है और एक न्यू बना है, इस कारण इसको सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। Which of the following is used in DNA replication studies, तो एस्केरिशिया कोलाई को काम में लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की तो हम ई कोलाई की बात वहाँ पर करते हैं। DNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज्ड हमेशा कौन सी डायरेक्शन में DNA का सिंथेसिस होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में, क्योंकि जो पेरेंटल DNA है उसकी 3 प्राइम सिरे पर जो है वो OH समूह यहाँ फ्री होता है, तो नया बनने वाला स्ट्रैंड क्या बनेगा, 3 to 5 डायरेक्शन में यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर 3 to 5 डायरेक्शन में इसका क्या होगा, निर्माण होगा, 5 to 3 डायरेक्शन में इसका क्या होगा, निर्माण होगा। इस तरह से यहाँ पर 3 पर OH है तो यहाँ 5 बनेगा, एक दूसरे के बाई डायरेक्शनल होते हैं ना, एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 to 3 तो दूसरा 3 to 5, इस तरह से। द फ्रेगमेंट ऑफ DNA आर जॉइंट टुगेदर बाय द फॉलोइंग एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम है कि जो फ्रेगमेंट्स बने उनको जॉइन करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, लाइगेज एंजाइम होता है। यूकैरियोटिक डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक इन मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस रेदर देन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, अगर हम लोग यूकैरियोट्स में बात करें तो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये फ्रेगमेंट्स काफ़ी अधिक लेंथ के बनते हैं। Which of the following reaction is required for proofreading during DNA replication by DNA polymerase
थर्ड। प्रूफ रीडिंग हमेशा कौन सी होगी? प्रूफ रीडिंग जो होती है वो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है कि जो मिस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड हो गए हैं उनको हटाकर सही न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना, इसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। मान लो कहीं साथ ए के साथ मान लो जी आ गया तो ये क्या हो गया? मिस बेस पेयरिंग होगी, तो इसको क्या करेंगे? हटाएंगे और इसकी जगह ए के साथ किसका एडिशन करेंगे? टी का। तो ये जो प्रक्रिया है डीएनए की उसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम द्वारा संपन्न की जाती है। Which of the following enzyme is the principal replication enzyme in E. coli? कौन सा है? पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम एक प्रमुख एंजाइम है प्रोकैरियोटिक जीवों में डीएनए सिंथेसिस का। तो आप लोगों को मैंने ये पूरे वीडियो में बता दिया है कि अगर आप आसानी से, अगर आपने नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीजर और उसमें पहले वीडियो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया उसके अंदर एंजाइम, सेकंड वीडियो में हमने एक सामान्य प्रक्रिया पढ़ी है डीएनए रेप्लिकेशन की, और थर्ड वीडियो जो रेप्लिकेशन को लेकर मैंने बनाया है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है मेजर, उसकी हमने यहाँ बात की थी। अगर आपने रेप्लिकेशन को ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की रेप्लिकेशन को समझ पाएंगे। और साथ ही कौन कौन से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए थे उसकी बात भी हमने इस वीडियो में डिटेल में की है। तो ध्यान से तीनों वीडियो देखिए ताकि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को लेकर आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। कुछ डाउट्स जो आपको सेकेंड वीडियो में रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को लेकर थे, तो ये जो है डाउट्स आप यहाँ पर आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन किस तरह से यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन से डिफरेंट होता है, अलग होता है। थैंक यू।